Hello students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज का मेरा टॉपिक उत्तर भारत का विशाल मैदान। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत को हम 5 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं और ज्योग्राफर्स ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत को 5 या 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। मैंने आपको 5 भौतिक प्रदेशों के नाम बताए थे और पहले प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया। तो आज मैं भारत के दूसरे पार्ट का वर्णन करूंगा। इसका नाम उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये जो मेरा टॉपिक है ये BA थर्ड ईयर के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और MA फाइनल का जो 5वां पेपर है उसका टॉपिक है। इसके अलावा आपको IAS, RAS, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर या जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो आपको मैं इंट्रोडक्शन में पहले थोड़ा सा बता दूं कि उसको हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों ने तैयार किया गया मैदान को उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और ये जो मैदान है ये भारत के उत्तर दिशा में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमालय के ये जो मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, इसलिए हम इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जैसा मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो स्थित मैदान है उसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो हिमालय के दक्षिण में गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान निर्मित है जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होने के कारण इसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम। आपको फिर से बता दूं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं कि गंगा से सिंधु के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर है। उसके बाद बच्चों स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह मैदान 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर चौड़ाई है इस मैदान की। और चौड़ाई की बात नहीं करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, चौड़ाई पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में कम है, कम चौड़ा मैदान है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। कहीं कहीं ये 150 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं पे 300 से 400 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। और असम में यह मैदान समतल है, इसकी चौड़ाई वहां केवल 90 से 100 किलोमीटर तक रह जाती है। और पश्चिम में यह मैदान बहुत ज्यादा चौड़ा है और कहते हैं कि वहां इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक रह जाती है। असम में ये समतल मैदान की चौड़ाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है 90 से 100 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में कहीं कहीं ये 500 किलोमीटर तक भी चौड़ा मैदान है। ऊपर मैंने एवरेज बताया कि 150 से 300-400 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये 3200 किलोमीटर लंबा मैदान है। इस मैदान का कुल जो क्षेत्रफल है, इस मैदान का कुल क्षेत्रफल ये भारत के कुल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। तो मैं 3 चीज दोबारा रिपीट कर दूं,
पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 या 400 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। औसत की बात कर रहे हैं। और वैसे बात करूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, अर्थात पश्चिम में ये बहुत ज्यादा चौड़ा मैदान और पूर्व में कम। असम में तो कहेंगे ये 90 से 100 किलोमीटर ही चौड़ा है, और वहीं पश्चिम की बात करें तो ये 500 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैला हुआ मैदान है। उत्तरी विशाल मैदान पूर्णतः समतल और सपाट मैदान माना जाता है। ये मैदान पूर्णतः समतल और सपाट मैदान माना जाता है, इसीलिए इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। इसके बाद बात करूं, ये सहारनपुर से लेकर कोलकाता तक इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। सहारनपुर से कोलकाता तक, सहारनपुर से कोलकाता यूपी, सहारनपुर यूपी से कोलकाता पश्चिम बंगाल तक इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको नोट करने वाली है। और इसका जो ढाल है वो 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, ढाल 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। इसकी ढाल की बात नहीं करती, इसका जो ढाल है वो 20 सेंटीमीटर प्रति किमी है। और उसके बाद बताता हूँ, अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने इस मैदान, इस सपाट मैदान या इसे उच्चावच रहित मैदान का है। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन करेंगे हम, इसके बाद हम इस विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन करेंगे। विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। इसके बारे में आपको बता दूं, पश्चिम, इसके पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टिकोण से इस पश्चिम से पूर्व की ओर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान का मैदान, इसका पहला पार्ट है राजस्थान का मैदान। पश्चिम में ये, फिर बता दूं, पश्चिम में ये राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक का मैदान है। यहाँ प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती है, इसलिए मैंने इसका प्रादेशिक विभाजन करके आपको बताया कि प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया। पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब व हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान। इसके बाद की बात करें तो तीसरा इसमें है गंगा का मैदान, तीसरा पार्ट गंगा का मैदान। और लास्ट में है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान, आप इसे कह सकते हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदान को असम का मैदान भी कह सकते हैं, असम का मैदान। तो विशाल मैदान का मैंने प्रादेशिक विभाजन किया। इस मैदान को आप राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान कह सकते हैं। तो पहले पार्ट का वर्णन करेंगे, राजस्थान का मैदान जो है वो कहां से कहां तक फैला है। तो बात करते हैं पहले राजस्थान के मैदान। इसमें पहला जो विभाजन किया था मैंने, पहला पार्ट है राजस्थान का मैदान। काफी बड़ा हिस्सा राजस्थान का मैदान है। इस मैदान का विस्तार मुख्यतः राजस्थान के पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियों में से भारत और पाकिस्तान की सीमा तक है।
इस मैदान की बात करूं तो राजस्थान का जो मैदान है वो राजस्थान में फैला है और राजस्थान के में भी पश्चिमी भाग में जो अरावली की पहाड़ियों का पश्चिमी हिस्सा है और भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। ये 640 किलोमीटर लंबा मैदान है। और इसके बाद बात करें चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और कुल क्षेत्रफल इस एरिया का राजस्थान के मैदान का कुल क्षेत्रफल 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। हम राजस्थान के मैदान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो मैदान है वो 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मैदान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय और पूर्वी भाग राजस्थान का बागड़ कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम पंजाब व हरियाणा का मैदान, विशाल मैदान का दूसरा पार्ट, पंजाब व हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, इस प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है इसका, विशाल मैदान का दूसरा पार्ट, पंजाब हरियाणा का मैदान। यह एक चौरस मैदान है। यह एक चौरस मैदान है। इसका क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल 1.75 लाख यानी 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। एक चौरस मैदान है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। और इसकी बात करें राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। दिल्ली में विस्तृत है। वैसे इसे पंजाब हरियाणा का मैदान बोला जाता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई वो करीब 250 मीटर है। इस समुद्र तल से 250 मीटर ऊंचा मैदान है और उत्तरी भाग में ये 300 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरी भाग में ये 300 मीटर तक ऊंचा है समुद्र तल से। इस बाकी में कुछ खासियत, समुद्र तल से 250 मीटर ऊंचा और जो इसका उत्तरी भाग है वो 300 मीटर तक ऊंचा है। इस भाग में 5 दरिया बहते हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इसलिए ये 5 नदियों द्वारा बना हुआ मैदान है, इसलिए इसे पंजाब का नाम दिया गया है। यहाँ 5 नदियां बहती हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब का नाम दिया। इस 5 नदियों के नाम आपको बताने जा रहा हूं। इनमें 5 नदियां व्यास, रावी, चिनाब
झेलम, सतलज, ये 5 नदियों से मिलकर बना है। यहाँ 5 नदियां बहती हैं इस एरिया में। 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। तो बच्चों यहाँ 5 दरिया या 5 नदियां बहती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। यहाँ 5 दरियाओं की रानी या 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। 2 नदियों के, ये 5 नदियां यहाँ बहती हैं इसलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। और आपको ज्योग्राफी की दृष्टि से बताता हूँ, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। यहां काफी सारे दोआब पाए जाते हैं। व्यास व सतलुज के बीच का दोआब, व्यास व सतलुज के बीच का दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। और इस दोआब को हम कहते हैं बिस्त दोआब। बिस्त, व्यास और सतलुज के बीच का दोआब बिस्त दोआब के नाम से, बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। दोआब, यहाँ 5 दोआब हैं। पहला व्यास व सतलुज के बीच का दोआब जिसको हम बिस्त दोआब कहते हैं। व्यास व रावी के बीच बारी दोआब, रावी के बीच का दोआब, इसको हम बारी दोआब कहते हैं। बारी दोआब, ये 2 नदियों के बीच का दोआब है जिसको हम व्यास व रावी के बीच का दोआब कहते हैं। रावी व चिनाब के बीच, रावी व चिनाब के बीच का दोआब रेचना, ये रेचना के नाम से जाना जाता है। तीसरा दोआब है रावी और चिनाब के बीच का दोआब रेचना दोआब कहलाता है। चिनाब और झेलम के बीच चार्ज, चिनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे हम चार्ज दोआब कहते हैं। चार्ज दोआब, ये चौथा दोआब था। इसके बाद जो 5वां है झेलम व चिनाब व सिंधु के बीच सिंध सागर दोआब। झेलम, चिनाब व सिंधु के बीच का जो दोआब है उसको सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। इसे हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। सिंधु सागर दोआब, मैं बता दूं आपको, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इस मैदान में 5 दोआब हैं। पहला व्यास और सतलुज के बीच के दोआब को हम बिस्त दोआब कहते हैं। व्यास और रावी के बीच के दोआब को हम बारी दोआब कहते हैं। रावी व चिनाब के बीच के दोआब को रेचना दोआब कहते हैं। चिनाब और झेलम के बीच चार्ज दोआब है। और झेलम, चिनाब व सिंधु के सागर के बीच के जो दोआब है उसको सिंधु सागर, झेलम, चिनाब व झेलम व चिनाब को सिंधु के बीच के दोआब को हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगे हुए मैदान में अनेक छोटी छोटी नदियों ने बड़ी मात्रा में
क्या कर दिया, शिवालिक के साथ पहाड़ी के साथ जो लगा हुआ मैदान है उसमें अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों ने अपर्दन किया है, जिसके कारण वहाँ बड़ी संख्या में खड्ड मिलते हैं और नदियों द्वारा बनाए गए इन खड्डों को स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। और चो इस प्रकार के चो पंजाब में होशियारपुर जिले में अधिक पाए जाते हैं। पंजाब के होशियारपुर में अधिक पाए जाते हैं। ये था हमारा दूसरा उत्तर भारत विशाल मैदान का दूसरा पार्ट। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया। तीसरे पार्ट की बात करेंगे गंगा का, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान धार्मिक दृष्टि से पवित्र नदी और भारत की बड़ी नदी, जिसके मैदान को हम गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मिलेगा इसका विस्तार, बिहार और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों में विस्तृत रूप से फैला मैदान गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसका डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। इसका डेल्टाई भाग, इसका जो डेल्टाई भाग आपको मिलेगा वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में विस्तृत है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा का डेल्टाई भाग कौन सा प्रदेश है, या गंगा का डेल्टाई भाग कहां पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद की बात करो, आगे की बात करो, यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा व उसकी सहायक नदियों से, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियों के द्वारा बनाया गया। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियां जितनी भी, जैसे यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा आदि नदियों द्वारा बनाया गया है। दक्षिण के पठार से बहने वाली नदी जैसे चंबल, बेतवा, सोम आदि ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। यह संपूर्ण मैदान का ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इस संपूर्ण मैदान का जो ढाल है वो या तो पूर्व में है और तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के मैदान को फिर 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। इसके मैदान को फिर से 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा इसका जो मध्य गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और तीसरा निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। इस प्रकार इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान में 3 राज्य आपको बताया मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान विस्तृत है। उसके बाद की बात करें हम उत्तर भारत के विशाल मैदान में
जो चौथा पार्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के चौथे पार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे मैंने सुविधा की दृष्टि से 4 पार्ट में बांटा है। ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ही बड़ी फेमस नदी ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे आप असम का मैदान भी कह सकते हैं। असम का मैदान क्योंकि ज्यादातर असम में विस्तृत है, इसलिए इसे असम का मैदान भी, कुछ ज्योग्राफर्स ने इसको असम का मैदान भी कहा है। इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका ज्यादातर जो भाग है वो असम है, इसलिए इसे असम का मैदान भी कहते हैं। ये 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है। ये एक ऐसा मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं, असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो असम के अंदर है, इसलिए इसे असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये 3 और पहाड़ियों से घिरा है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये 3 और पहाड़ियों से घिरा है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला में पटकोई तथा नागा पर्वत श्रेणी, पटकोई तथा नागा पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर में फिर से बता दूं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व में, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्व में पटकोई, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके पूर्व में पटकोई व नागा पर्वत श्रृंखला, नागा पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण में गारो, दक्षिण में गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियों से। तो बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि असम का जो मैदान है वो 3 और से पर्वतों से घिरा है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में पटकोई में नागा पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से स्थित है। पश्चिम में भारत, इसके पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में भारत बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत व बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 3 और पहाड़ियों से घिरा है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला और पूर्व में पटकोई व नागा पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां और पश्चिम में भारत व बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है। इसलिए कहा जाता है कि ये 3 से पर्वतों से घिरा है और इसकी जो चौथी सीमा है, चौथा पार्ट है, पश्चिम जो दिशा है वो भारत तथा बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा के मैदान की सीमा निर्धारित करती है। यह एक लंबा और संकरा मैदान है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। यह एक लंबा और संकरा मैदान है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 800 किलोमीटर लंबा मैदान है। और चौड़ाई की बात करें तो ये एक संकरा मैदान है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक लंबा और संकरा मैदान है। तो इसकी जो चौड़ाई की बात करें वो 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर
चौड़ा है। ये 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों ने किया है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ढाल कम होने के कारण यहाँ नदियां विसर्ग बनाती हैं। नदियां विसर्ग बनाती हैं। ढाल कम होने के कारण नदियां यहाँ क्या बनाती हैं? विसर्ग बनाती हैं, जिससे निम्न भूमि का निर्माण होता है, जिसे बिल कहते हैं। वर्षा काल में ब्रह्मपुत्र का पहाड़ चौड़ा हो जाता है, इसके फलस्वरूप इसको बाढ़ का मैदान बनता है। फिर से बता दूं कि वर्षा काल में ब्रह्मपुत्र का जो पहाड़ है वो चौड़ा हो जाता है, इसके फलस्वरूप इसको हम बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये उच्चावच की दृष्टि से मैंने उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा, जिसका पहला नाम था राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा पार्ट था गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन इसे आसानी के लिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने 4 भागों में बांटा है। अगर आपको कंपटीशन के नजरिए से बताऊं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को फिर से मैं थोड़ा इजी करके बताता हूं। इसे 4 भागों में बांटा है। इस उत्तर भारत के विशाल को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है इसका भाबर। इसका जो दूसरा भाग है वो है तराई। जो मैंने पहले बताया उच्चावच की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा था, उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, 4 भागों में बांटा। उसी प्रकार मैंने थोड़ा इजी करने के लिए कंपटीशन के नजरिए से उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैं आपको इजी करके और कंपटीशन के नजरिए से समझाऊं तो इसे 4 भागों में बांटा है। भाबर, तराई, खादर और बागर। खादर और बागर, इसे 4 भागों में बांटा है। कंपटीशन में जैसे पूछा जाता है कि बाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, खादर क्या चीज है, बागर कौन सा हिस्सा होगा, तो आपको बता दूं पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय से होकर आने वाली नदियों अपने साथ अपरदन करके जो अवसाद पदार्थ लाई, उसको धीरे धीरे लाकर इन मैदानों में जमा करती चली गई। इससे इसका निर्माण हुआ और अपने साथ अवसाद के रूप में वो जो मिट्टी या जलोढ़ पदार्थ लाई, उसके निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। इसे फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 भागों में बांटा गया, भाबर, तराई, खादर और बागर। अब आपको मैं इसको मैप से समझाता हूं कि ये कैसे बना। ये हमारा हिमालय प्रदेश है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये हिमालय है और हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उनकी सहायक नदियों ने इस मैदान को तैयार किया है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका ढाल क्या होता है? बहुत ही तीव्र है। तीव्र ढाल पर जो नदियां बहती हैं तो अपने साथ वो अपरदन करके कंकड़ पत्थर आदि लेकर आती हैं और कंकड़ पत्थर जब लेके आती हैं अपनी स्पीड से नदियां तीव्र ढाल पर चलती हैं और जैसे ही वो मैदान में उतरती है उनका ढाल थोड़ा मंद हो जाता है और जहां ढाल मंद हुआ वहां कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। वहां जो अवसाद, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, जो चीज पदार्थ जमा हो जाते हैं और जहां ये चीजें जमा हुई उसी प्रदेश को हम क्या कहते हैं? उस प्रदेश को हम भाबर प्रदेश कहते हैं। उस प्रदेश को हम भाबर कहते हैं।
भाबर के बारे में आपको बता दूं कि पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण, पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जमा हुआ, उस अवसाद, वो जो एरिया जहाँ अवसाद जमा हुआ उसे भाबर कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि भाबर प्रदेश में, इस प्रदेश में जहाँ कंकड़ पत्थर वगैरह लाके जमा कर दिए, तो नदी क्या करती है, जब यहाँ अवसाद जमा कर देती है तो नदियाँ दिखाई नहीं देती, ये बीच बीच में बहती है, नदी दिखाई नहीं देती, नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे एरिया को हमने, जहाँ अवसाद जमा हो गए, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी जमा हुआ, इस एरिया को हमने भाबर का नाम दिया है। इसके बारे में बता दो, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा गया है। इसके ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। और भाबर प्रदेश की बात करें, इसके जो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो अवसाद जमा है, उस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहा गया। इसके ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। नदियों द्वारा, जो नदियां बहती हैं अपने साथ जल के साथ जो चीज लाती हैं, पदार्थ लाती हैं और जमा कर देती हैं, उस क्षेत्र को हमने भाबर प्रदेश कहा। इसके बाद नदियां यहाँ से निकलकर आगे फिर से वापिस धरातल पर बहने लग जाती हैं, तो इस प्रदेश को हमने दूसरा प्रदेश तराई प्रदेश कहा है। पहले मैं आपको फिर से बता दूं, नदियां तीव्र ढालों पर स्पीड से बहती हैं और अपर्तक करके अपने साथ जो कंकड़ पत्थर मलबा लाकर यहाँ उतरते ही ढलान, जब ढाल बंद हुआ, जमा कर दिया, और जहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, सिंधु से तीस्ता तक का जो क्षेत्र है, इस एरिया को भाबर कहते हैं। और इसके बाद जहाँ नदियां थोड़ा आगे बढ़ती हैं और नदियां धरातल पे फिर से दिखने लग जाती हैं, दोबारा दिखाई देने लग जाती है नदी, तो इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये इसके ठीक, ये भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। नदियों द्वारा धरातल पर जो नदियां बहती हैं, अपने साथ जो जल लाती हैं, वो तीतर बितर हो जाता है, जल यहाँ इधर उधर बिखर जाता है। इसलिए ये उपजाऊ मैदान है। और यहाँ इस तराई प्रदेश में धान की फसल बहुत ज्यादा होती है, धान और गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया है, इसलिए इसे तराई प्रदेश कहा जाता है। और ये यहाँ दलदल मिलती है, आपको यहाँ क्या मिलेगी, ये दलदल एरिया है। ये इंडिया का कौन सा एरिया है, दलदल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बहुत उपजाऊ मैदान है। तराई प्रदेश दलदल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ धान और गन्ना बहुत ज्यादा होता है, इसे यूपी का मैदान भी कहते हैं। और ये अपनी आर्द्रता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ आर्द्रता और गर्मी दोनों चीजें, आर्द्रता और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ महामारी का प्रकोप फैल जाता है। जब गर्मियों के दिनों में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ महामारी का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छर तो यहाँ होंगे, क्योंकि ये दलदल प्रदेश है, यहाँ पानी थोड़ा बहुत रुका रहता है, इसलिए यहाँ मच्छर का प्रकोप तो रहता है। और आर्द्रता व गर्मी के कारण गोरखपुर के पूर्व के जो क्षेत्र है, वो प्रकोप का क्षेत्र, प्रकोप देखने को मिलता है। तो मेरा दूसरा जो प्रदेश है, उसको मैंने आपको बताया कि ये प्रदेश भाबर के दक्षिण का प्रदेश है, इसे हम तराई प्रदेश या दलदल प्रदेश कहते हैं। ये विशेषतः यूपी में फैला हुआ हिस्सा है और इसे दलदल प्रदेश कहते हैं। और दलदल प्रदेश के कारण यहाँ धान और गन्ना की फसल बहुत ज्यादा पैदा होती है। इसके फायदा तो है ही है कि ये उपजाऊ मैदान है, लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी है कि यहाँ प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद नदियां जब आगे बढ़ती हैं, तो तीसरा हमारा प्रदेश है खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश के बारे में बता दूं, नदियां जब अपने मार्गों में बहती हैं, तो कभी कभी अपने मार्गों से हटकर भी बहने लग जाती हैं। जब बाढ़ आती है या नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, तो वो अपने तट के आसपास, तटों पर, ये जो तट है, ये इसका तट है, नदी का ये तट एरिया है, वो अपने एरिया में जो नदी बहती रहती है, नदी का जो स्थान है वहां तो बहना है, लेकिन कभी कभी
ये अपनी प्रवाह की दिशा चेंज कर देती है। जब नदी में फ्लो ज्यादा होता है तो अपना प्रवाह दिशा से हटकर बहने लग जाती हैं, आसपास तट के आसपास बहने लग जाती हैं, अपना प्रवाह मार्ग भूल जाती हैं और पास में बहने लग जाती हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसे हम खादर कहते हैं। इस प्रदेश को हम खादर के नाम से जानते हैं। खादर के नाम से इसलिए जानते हैं, मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूँ कुछ, कि हिमालय की नदियां नित्यवाही हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, वो जो नदियां हैं वो सारी क्या है, नित्यवाही नदियां हैं। और जब नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है तो बाढ़ की स्थिति में इसका पानी तटों पर या उसके आसपास पहुंच जाता है और नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। जब नदियां अपने मार्ग को बदल देती हैं, अपना प्रवाह क्रम बदल देती हैं, तो अपने साथ जब नदियां अपना प्रवाह क्रम बदल देती हैं बाढ़ के समय में, तो तटों और तटों के आसपास अपने साथ लाया हुआ जो अवसाद है उसको जमा कर देती हैं। और यहाँ अवसाद जमा कर देती हैं तो यहाँ पानी भी निकल जाता है और अवसाद जमा हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ प्रदेश हो जाता है, इसलिए इसे खादर प्रदेश कहते हैं। और या इसे नवीन मिट्टी का, नवीन जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश कहते हैं, प्रदेश कहते हैं, या इसे नवीन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हर वर्ष नदियां अपने साथ पानी लाती हैं, नदियां नित्यवाही हैं और नदियों में हर वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण नदियां अपना प्रवाह मार्ग बदल देती हैं और अपने प्रवाह मार्ग को बदल देने के कारण नदियों के तटों पर पानी बिखर जाता है, आसपास पानी चला जाता है और पानी के साथ जो अवसाद लाए जाते हैं वो जमा हो जाते हैं और आसपास जमा हो जाने के कारण यह नवीन जलोढ़ मिट्टी या नवीन जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। इसके बाद बात करता हूं मैं चौथा प्रदेश जो है बागर, जो हमारा बागर प्रदेश है। ये प्रदेश इन तटों से या खादर प्रदेशों से बहुत दूर रह जाता है, इसलिए इसे बागर प्रदेश कहते हैं। बागर प्रदेश कहने का मीन ये है कि बागर प्रदेश जलोढ़ से निर्मित प्रदेश से तट से दूर हो जाता है और दूसरा खादर की अपेक्षा ये पुराना प्रदेश है, इसे बागर प्रदेश या उच्च प्रदेश, उच्च भूमि भी कहा जाता है। इस प्रदेश को उच्च भूमि या ये पुराना प्रदेश है, क्योंकि खादर का जो प्रदेश है उसमें तटों के आसपास नवीन मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे खादर प्रदेश के है। लेकिन ये यहाँ से बहुत काफी दूरी पर है और ये पुराना प्रदेश है, पुराना जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ प्रदेश है, इसलिए इसे बागर प्रदेश या उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं। इसकी खासियत ये जलोढ़ निर्मित तट से दूर बागर प्रदेश होता है और तट से दूर होने के कारण इसे बागर प्रदेश या उच्च बेसिन क्षेत्र कहते हैं। ये कम ग्रसित बाढ़ क्षेत्र है, ये बाढ़ से कम ग्रसित क्षेत्र है, कम ग्रसित क्षेत्र। यहाँ बाढ़ बहुत कम आती है क्योंकि ये काफी दूर का, तट से दूर का एरिया है। और जो खादर प्रदेश है वो बहुत ज्यादा बाढ़ से ग्रसित है, बाढ़ ग्रसित प्रदेश। तो आपको फिर से एक बार समझाने के लिए 2 मिनट के लिए रिपीट कर दूं। उत्तर भारत के विशाल मैदान को कंपटीशन की दृष्टि से बताया गया कि 4 भागों में बांटा गया है, बाबर, तराई, खादर और बागर। जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय के जो ढाल है वो बहुत ज्यादा तीव्र है, नदियां नित्यवाही हैं और अपने साथ अवसाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाती हैं। जब नदियां तीव्र ढाल से नीचे उतरती हैं और ढाल मध्य पड़ता है तो मध्य पड़ते ही वहां कंकड़, पत्थर और ये सब चीजें जो जमा हो जाती हैं, अवसाद के रूप में जमा हो जाती हैं, तो उस प्रदेश को बाबर प्रदेश कहते हैं। यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, नदियां बीच बीच में कंकड़ पत्थरों के अवसादों के बीच में बहती हैं, तो उस प्रदेश को बाबर प्रदेश कहते हैं। नदियां जब आगे जाकर फिर से मैदानों में दिखाई देने लगते हैं तो उस प्रदेश को तराई प्रदेश कहा जाता है। और तराई प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि
वहाँ पानी जमा होता है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए इसे दलदल प्रदेश या तराई प्रदेश कहा जाता है। और दलदल होने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है, इसलिए यहाँ धान की फसल या गन्ना की फसल होती है। और ये यूपी के मैदान है, और यूपी के मैदानों में अक्सर धान और गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है। और इसके फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। गोरखपुर उसके जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और आर्द्रता दलदल तो वहाँ है ही है, इस कारण वहाँ कई बीमारियों का प्रकोप फैलता है। और जिसमें मच्छर तो होना आम बात है। और इसके फायदे ये हैं कि ये दलदल प्रदेश जो है बहुत उपजाऊ है, इसलिए इसे तराई प्रदेश बोला गया है। और यहाँ धान और गन्ने की फसल होती है। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर, इसके आगे बढ़ने पर आपको खातर प्रदेश मिलेगा, जो प्रदेश क्या है इसके ठीक आगे है। और खातर प्रदेश हिमालय की नदियों से, नित्यवाही नदियों से जो बहती है, और उसमें जब नदियों में बाढ़ आती है, नदियां अपना प्रवाह क्षेत्र भूल जाती हैं और दूसरी जगह बहने लग जाती हैं, या तट के आसपास पानी जमा हो जाता है और अपने साथ जो लाए हुए अवसादों को जमा करने लग जाती हैं, तो वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश का निर्माण होता है, नए प्रदेश का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी से प्रदेश का निर्माण होता है, उसे हम खातर प्रदेश कहते हैं। और खातर प्रदेश से दूर एक प्रदेश है जिसे हम बादल प्रदेश कहते हैं या उच्च भूमि का प्रदेश कहते हैं। ये बाढ़ से ग्रसित नहीं होता है और कम ग्रसित प्रदेश है और ऊंची भूमि है, इसलिए इसे हम बादल प्रदेश, ये पुराना प्रदेश है, पुरानी मिट्टी से बना हुआ प्रदेश है, इसलिए हम इसे बादल प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको इन उत्तर भारत के विशाल मैदान का आज वर्णन बताया और आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये प्रदेश के बारे में, भारत के दूसरे प्रदेश उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में समझ आया होगा। अगर बच्चों कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारत का तीसरा बड़ा पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अलविदा, खुदा हाफिज।